हाय स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं ईआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का, सीटेट में भी काम आएगा, अधिगम का अर्थ मतलब मीनिंग ऑफ लर्निंग। इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, डिफिनेशन ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम डिफरेंट तरह के जो है लर्निंग्स की थ्योरीज वगैरह को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अधिगम का अर्थ। सबसे पहले अधिगम होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो हम सभी जानते हैं कि सीखना जो है एक निरंतर चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। कोई भी इंसान जन्म से सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु तक बस कुछ न कुछ सीखता रहता है। मतलब सीखने के लिए कोई भी विशेष स्थान निश्चित नहीं होता है, कोई भी ऐसा प्लेस नहीं होता है कि जहाँ पर जाकर के हमें सीखना है। हम जाकर के सीख सकते हैं, स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पे सीखने सिखाने की प्रोसेस होती है, बट कोई निश्चित पैलेस नहीं है कि वहीं पर सिखाया जा सकता है। कहीं पे भी सीखने सिखाने का प्रोसेस हो सकता है। व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, मतलब लर्निंग कहते हैं। अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने कहा था कि शिक्षा प्रक्रिया का एक बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग जो है सीखना और सिखाना ही है। सामान्य अर्थ में अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। अधिगम किसी प्रक्रिया का परिणाम न होकर स्वयं में एक प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम जो है प्रोडक्ट नहीं है बल्कि अधिगम प्रोसेस है। अधिगम या प्रशिक्षण के ट्रांसफर का समान अर्थ है कि किसी एक परिस्थिति में सीखी हुई चीज़ें, सीखा हुआ ज्ञान या सीखी हुई आदतें या दृष्टिकोण, व्यूज़ दूसरी जगह पे अगर हम दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड जीरो ट्रांसफ़र। अगर हम साइकिल सीखते हैं और उस बाद में जब स्कूटी सीखते हैं तो साइकिल सीखा हुआ काम हमें स्कूटी को सीखने में मदद करती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र। अगर मान लीजिए कि साइकिल सीखने के बाद जब हम कार सीखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना तो उससे नुकसान होता है ना तो उससे फ़ायदा होता है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो लर्निंग। और अगर एक परिस्थिति में सीखी गई चीज़ दूसरी परिस्थिति में अगर हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसको हम कह सकते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अधिगम की परिभाषा की, यानी कि डिफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। सबका जो लब्बो लवाब है वो यही है कि अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन है, चाहे प्रशिक्षण के द्वारा, चाहे परीक्षण के द्वारा, चाहे हैबिट्स के द्वारा, चाहे एडजस्टमेंट के द्वारा, चाहे इन्वायरमेंट के द्वारा। तो सब ने कहीं ना कहीं कुछ कुछ चेंज करके मतलब डिफिनेशन देने की कोशिश की है। तो अगर हम गेट्स की बात करें तो गेट्स ने कहा था कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। मतलब लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना ही अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाती है। गार्डनर और मर्फी के अनुसार अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में सभी परिवर्तन सम्मिलित होता है। मतलब द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो व्यवहार में हमारे चेंजेस आते हैं हम उसको लर्निंग कहते हैं, या इन्वायरमेंट के थ्रू जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो हम उसे लर्निंग कहते हैं। अगर हम क्रो एंड क्रो की बात करें तो इन्होंने कहा था कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब लर्निंग इज द एक्वाइजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो ये बातें इन्होंने कही थी कि मतलब हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड को एक्वायर कर लेना ही क्या है, लर्निंग है। जेपी गिलफर्ड जिन्होंने कि 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी, जिसमें कि कंटेंट और ऑपरेशन और प्रोडक्ट की बात की गई थी। तो यहाँ पे गिलफर्ड ने जो लर्निंग की डिफिनेशन दी है, उन्होंने कहा कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। जब हम किसी के व्यवहार को, कोई बिहेवियर कर रहा होता है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमारे अंदर वैसे ही चेंजेस आते हैं, यानी मॉडलिंग करने के बाद जब हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जब हम अपने शिक्षकों को के व्यवहार की मॉडलिंग करते हैं, जब हम उनके बिहेवियर की मॉडलिंग करते हैं, तब जाके हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो इसे हम लर्निंग कहते हैं। तो ये बातें गिलफर्ड ने कही थी, तो इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। स्किनर के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की
क्रिया को अधिगम कहते हैं। मतलब लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन। उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन को हम लर्निंग कहते हैं। ये बातें स्किनर ने कही है। हीलगार्ड ने कहा कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नई क्रिया का जन्म होता है और सामने आई हुई परिस्थितियों के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। तो ये बातें हीलगार्ड ने कही थी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो अधिगम की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, तो अधिगम विकास है, मतलब लर्निंग इज ग्रोथ। अधिगम समायोजन में सहायक है, मतलब लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। अधिगम अनुभवों का संगठन है, मतलब अधिगम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अधिगम सौदेश होता है, मतलब लर्निंग इज पर्पसफुल। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये हमने पहले भी बताया था कि बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है और इंसान मरते दम तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, ये भी हमने बताया, कहीं पे भी किसी भी वक्त आदमी कुछ भी सीख सकता है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, मतलब लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो लर्निंग को हम एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट कह सकते हैं। अधिगम व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों होता है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। और लास्ट, ये अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। लर्निंग अफेक्ट्स कंडक्ट्स ऑफ लर्नर्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग थी, अधिगम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, विशेषताएं थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अधिगम के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ लर्निंग की। तो ऐसे तो बहुत तरह के लर्निंग्स हैं, बट यहाँ पे हम किए जाने वाले काम की प्रकृति के आधार पे तो लर्निंग को 3 मेन टाइप्स में बांटा जा सकता है। पहला है शाब्दिक अधिगम, मतलब वर्बल लर्निंग। इसका मतलब होता है कि जो भी भाषा है, लैंग्वेज है, उसको इकट्ठा करना, एडॉप्ट करना, उसको सीखना, भाषा स्किल को सीखना ही क्या है, लर्निंग है। अगर हम बात करें गत्यात्मक अधिगम मतलब मोटर लर्निंग की, तो इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन तथा शरीर कौशलों में निपुणता अर्जित करने से है। मतलब हमारे जो मोटर एबिलिटी है, हमारी जो हाथ है, हमारे जो पैर है, उसका किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, एक तरीके से हम उस पर स्किल्ड हो सकते हैं, उस पर निपुणता हासिल कर सकते हैं। मतलब नृत्य करना, कार चलाना, व्यायाम करना, कुछ इस तरह के उदाहरण है जिसको हम कह सकते हैं मोटर लर्निंग के ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान अधिगम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जितने भी हमारे जीवन में आने वाली नवीन समस्याएं हैं, उसके समाधान के तरीकों को हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान अधिगम। हमारे साथ सामने कोई भी बहुत तरह की प्रॉब्लम हर दिन आती रहती है, उस प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं समस्या समाधान अधिगम। जैसे हमारे सामने पैसे की प्रॉब्लम हो गई, या जैसे हमारे सामने जो है एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो गई, जैसे हमारे सामने दूसरे से झगड़ा हो गया, तो बहुत तरह का समस्या होता है, उसका समाधान करना ही समस्या समाधान अधिगम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पे। 3 तरह के होते हैं। अगर हम अधिगम के प्रकार देखें शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पे, तो 3 तरह का, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव लर्निंग, क्रियात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव या फंक्शनल या साइकोमोटर लर्निंग, और भावात्मक का मतलब होता है अफेक्टिव लर्निंग। तो ये 3 है। संज्ञानात्मक हमारे हेड से रिलेटेड यानी हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। हम कोई भी नॉलेज को अडॉप्ट करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसी भी विषय के बारे में। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन जो हम मेंटल प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उसे हम संज्ञानात्मक अधिगम कहेंगे। और दूसरा है क्रियात्मक अधिगम, मतलब हम अपने मोटर, जो हमारे मोटर एबिलिटी है, हमारे हाथ पैर है, उसके थ्रू हम जब कोई काम करते हैं तो उसे हम क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। जो भी चीज़ें सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्राइविंग करना सीखते हैं, टाइपिंग करना सीखते हैं, उसके अलावा स्विमिंग करना सीखते हैं, तो यहाँ पे हम मोटर एबिलिटी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और तीसरा है भावात्मक अधिगम, मतलब अफेक्टिव लर्निंग। तो यह जीव की भावनाओं से संबंधित होता है, मतलब ये हार्ट से रिलेटेड होता है। संज्ञानात्मक हेड से रिलेटेड, क्रियात्मक जो है वो हैंड से रिलेटेड, और भावात्मक जो है हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। यानी हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा होना, हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होना, हमारे एटीट्यूड में चेंज आना, हमारे बिहेवियर में चेंज आना, ये सब सारी चीज़ें जो ये भावात्मक अधिगम के पार्ट हैं।
तो एजुकेशनल एम्स के आधार पे अगर हम लर्निंग की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अधिगम के प्रकार आशुबेल के अनुसार। मनोवैज्ञानिक आशुबेल जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने 4 तरह की लर्निंग बताई है। एक तो अभिग्रहण सीखना मतलब रिसेप्टिव लर्निंग, दूसरा उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग बताया यानी अन्वेषण सीखना, और तीसरा रटकर सीखना मतलब रोट लर्निंग, और चौथा अर्थपूर्ण सीखना मतलब मीनिंगफुल लर्निंग। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि अभिग्रहण सीखना क्या है। अभिग्रहण सीखने में बच्चों को सीखने वाली चीज़ें जो है बोल करके या लिख करके दे दी जाती है टीचर के द्वारा, मतलब बच्चे उसको सुन करके या फिर उसको देख करके सीखता है, तो इसे हम रिसेप्टिव लर्निंग कहते हैं, अभिग्रहण सीखना। तो ये लोअर लेवल का लर्निंग है। दूसरा रटकर सीखना भी लोअर लेवल का लर्निंग है, वैसा सीखने को कहा जाता है जिसमें विद्यार्थी दिए गए सामग्रियों के सहचार शब्द सह तथा मनमाने ढंग से उनके आशय को बिना समझे हुए सीखते हैं, मतलब मीनिंग वो नहीं समझते हैं बल्कि जो जैसे दिया गया उसको हूबहू सिर्फ रट्टा लगा लेना होता है, तो रटकर सीखना है। तीसरा अन्वेषण सीखना, ये अच्छी प्रोसेस है। अन्वेषण सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्री में से नए कॉन्सेप्ट या कोई नया नियम या विचार को खोज कर उसे सीखना होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम्स बच्चों को दे दी जाती है, उसे अपने अकॉर्डिंग ढूंढना होता है, उसका आंसर खोजना होता है, तो ये अन्वेषण सीखना कहलाएगा। चौथा है अर्थपूर्ण सीखना मतलब मीनिंगफुल लर्निंग, यानी सीखने वाली सामग्री से सार तत्वों को एक नियम के अनुसार समझ लेते हैं, उसका संबंध गत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है, मतलब प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हुए जब बच्चा नए नॉलेज को करता है, सिमुलेट करता है, तो इस तरह के सीखने को हम मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। तो ये बातें आशुबेल ने कही थी। अधिगम के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग, गैगने के अनुसार अधिगम के प्रकार, तो गैगने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कुल 8 प्रकार का वर्णन किया। गैगने द्वारा बताया कि सभी 8 प्रकार के सीखने की एक खास विशेषता यह है कि वे सभी हिरार्किकल ऑर्डर में है, यानी कि एक श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान है और सबसे नीचे जो है वो सिग्नल लर्निंग है। सबसे लोअर लेवल की जो लर्निंग है अकॉर्डिंग टू द गैगने वो है सिग्नल लर्निंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग जिसको हम कहते हैं वो कह सकते हैं, और सबसे हायर लेवल का जो लर्निंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहलाता है। तो पहला है सांकेतिक सीखना मतलब सिग्नल लर्निंग। तो सांकेतिक सीखना ये क्लासिकल अनुबंधन सीखना यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग के समान होता है। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को किसी चीज़ के साथ जोड़ करके, मतलब तस्वीरों के साथ जोड़ करके किसी कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है। जैसे मैंगो की इमेज दिखा करके बताया जाता है मैंगो है, एप्पल की इमेज दिखाई जाती है, मतलब प्राइमरी लेवल पे हम लोग ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और उसकी तस्वीर दिखाई जाती है, तो बच्चा उससे अपने नॉलेज को कनेक्ट करता है। तो इस तरह के सीखने को हम सांकेतिक सीखना यानी सिग्नल लर्निंग कहते हैं। गैगने के हिरार्की में जो दूसरे नंबर पे आता है वो है उद्दीपकपन अनुक्रिया सीखना मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से ये भी कंडीशनिंग लर्निंग है। यहाँ पे स्टिमुलस दिया जाता है और फिर उस स्टिमुलस के एवज में बच्चा क्या करता है कि फिर व्यवहार करता है। जब उसे पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट मिलता है, जब उन्हें गिफ्ट मिलता है या शाबाशी मिलती है या अवार्ड मिलता है, तो वह फिर उससे रिइंफोर्स होकर के फिर व्यवहार को करना सीख जाता है। तो इस तरह के लर्निंग को उद्दीपन अनुक्रिया सीखना कहेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उसके अलावा थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ट्राइन एंड एरर थ्योरी, उसमें भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की चर्चा की गई। तीसरा है सरल सीखना या सरल श्रृंखला सीखना मतलब लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग, मतलब चेन लर्निंग हम कह सकते हैं इसको सिंपल तौर पे। चेन लर्निंग का मतलब हुआ कि एक सीक्वेंस में किसी चीज़ को सीखना, जैसे कार चलाना, दरवाज़ा खोलना, तबला बजाना, ये सब एक सीक्वेंस में सीखा जाता है। एक हम कार चलाना नहीं सीख सकते हैं, बल्कि पहले हम गियर लगाना, एक्सीलरेटर छोड़ना, उसके बाद हम ब्रेक लेना, उसके बाद हैंडल घुमाना, ये सब अलग अलग तरीके से सीखेंगे, तब जाके हम कार चलाना सीखेंगे। तो एक सीक्वेंस में सीखते हैं। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, चेन लर्निंग। चौथे टाइप की जो लर्निंग है वो है वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग, मतलब वैसा सीखना जिसमें व्यक्ति को उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा सीक्वेंस सिखाना होता है जिसमें शाब्दिक यानी कि अभिव्यक्ति नहीं होती है, यानी कि सिर्फ जैसे कविता याद करवा देते हैं बच्चों को, यहाँ पे फोटो नहीं दिखाई जाती है, बल्कि कविता या शब्दावली या कहानी कुछ ऐसे शब्द के तौर पे बच्चों को सिखाया जाता है।
उदाहरण दे करके सिखाया जाता है और बच्चा उसे सीख जाता है। तो शाब्दिक साझा सीखना यानी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग कहलाता है। एक है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, मतलब विभेदीकरण सीखना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीखता है। जैसे बालकों द्वारा त्रिभुज एवं चतुर्भुज में अंतर सीखना, अलजेब्रा तथा अंकगणित में अंतर सीखना, फुटबॉल तथा क्रिकेट में अंतर सीखना, ये विभेदीकरण सीखने के कुछ उदाहरण हैं। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट लर्निंग, तो कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना, जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं इंडक्टिव लर्निंग होती है। इंडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू एक सम्मानीकरण की तरफ, जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। जैसे भालू, बाघ, लायन, फॉक्स, एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है, एक तरीके से जंगली पशु है। एक हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कि ये जंगली पशु है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट बना करके सीखना। नेक्स्ट है नियम सीखना, मतलब रूल लर्निंग। तो रूल में क्या होता है कि हम दो कॉन्सेप्ट को जोड़ करके, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उससे रिलेटेड टफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशनशिप, रेगुलर रिलेशनशिप जो है कॉन्सेप्ट्स के बीच में देखते हैं। तो इस तरह के सीखने को रूल लर्निंग कहेंगे। और सबसे हाईएस्ट लेवल का जो गैगने की हायरार्की में है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। मतलब इस तरह के सीखने में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीखता है। तो इस तरह से टोटल 8 तरह की लर्निंग है। समस्या समाधान लर्निंग के अंदर जितने भी बाकी के 7 तरह की लर्निंग है वो सारे आ जाएंगे। नियम सीखना के अंदर ऊपर वाले जितनी भी लर्निंग है वो सारे आ जाएंगे। संप्रत्यय सीखना वगैरह आ जाएंगे, विभेदीकरण सीखना आ जाएंगे, जितने भी ऊपर के हैं सारे आ जाएंगे। संप्रत्यय सीखने के अंदर जो है बाकी के 5 आ जाएंगे। विभेदीकरण सीखने में जो है शाब्दिक साझा या सरल श्रृंखला या फिर उद्दीपन अनुक्रिया या फिर सांकेतिक सीखना सब आ जाएगा। तो सबसे लोअर लेवल का जो लर्निंग होता है वो सांकेतिक सीखना होता है और सबसे हायर लेवल का जो लर्निंग होता है वो समस्या समाधान सीखना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इस तरह से टोटल 8 पार्ट को जो है गैगनी ने बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।